अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हिना सलमान। व्यूज़, जब इंसान पैदा होता है ना तो वो अपने वालदैन के नानी चाची ताई फूफी मामी के खदोखाल लेके पैदा होता है, और जब वो बड़ा होता है तो उसको लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशंस होने की ज़रूरत है, या वो अपनी एनाटमी के बारे में बहुत जो है वो सोचता है, विचार करता है, और जो फील्ड सोचता है उसमें जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ना ऑल्ट्रेशंस करने के साथ साथ जो है उसको लगता है कि वो उसके जिस्म का ये हिस्सा जो है वो खूबसूरत नहीं है, या ये हिस्सा जो है वो लोगों की आंखों का मरकज़ नहीं बनेगा, या वो अपने आप को कहीं और देखना चाहता है। और इसके साथ साथ ऐसे भी केसेस होते हैं जब अल्लाह ताला की तरफ से आपको या तो आपके ऊपर कोई ना कोई कहते हैं ना कि डेंट्स पड़ जाते हैं, या कोई ना कोई स्कार्स पड़ जाते हैं। दिलों के स्कार्स तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो स्कार्स और जो निशान और जो इबरत अंगेज़ चीज़ें जो आपके साथ होती हैं वो अगर रह जाएं तो उसका जो ट्रॉमा है उसको उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसे साइंटिस्ट और ऐसे एक कहते हैं ना कि जिनको हम वाकई देवता मान सकते हैं मौजूद हैं, जो ना सिर्फ ह्यूमन एनाटमी को समझते हैं, परखते हैं, उन्होंने सिखाया है, उसकी ऑल्ट्रेशंस कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से ही कहते हैं कि इंसान के अंदर तब्दीलियाँ करने के वो माहिर हैं। और मैंने सोचा कि आज मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर अफ़ज़ाल बशीर बाजवा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मैं सर? बिल्कुल ठीक। मेरा इंट्रोडक्शन ठीक था? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक जनाब। सर, आपके मैंने बहुत से पॉडकास्ट भी सुने हैं, इंटरव्यूज़ भी सुने हैं। आई थिंक जस्टिस नहीं हुआ अभी तक, और जस्टिस बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसको अंडर डेवलपमेंट कहते हैं और थर्ड वर्ल्ड में हम शुमार होते हैं, ऐसे मसीहा मौजूद हैं जो कि इंसानी खदोखाल ना सिर्फ बदल देते हैं बल्कि बाकी ऐसे इंसानों के गमों को छुपा सकता है जो इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं है। ये काम आपने कैसे किया है? अल्हम्दुलिल्लाह एंड हिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आपने सोचना शुरू किया कि वाकई ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी मेरा पैशन थोड़ा सा लेट बना। लेट इसलिए बना कि मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया तो मैं न्यूरोसर्जन बनना चाहता था। ओके। अब न्यूरो सर्जरी में मैंने काफ़ी काम भी किया। काफ़ी काम से मतलब ये है कि हाउस जॉब में स्ट्रेट अवे 6 मंथ्स तो मैंने हाउस जॉब, जब मैंने एमबीबीएस कर लिया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, सो कॉलेज था अब यूनिवर्सिटी बन गई है, तो 6 महीने मैंने स्ट्रेट अवे हाउस जॉब की न्यूरो सर्जरी में, क्योंकि मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहता था। प्लास्टिक सर्जरी में मैं 3 महीने की रोटेशंस पे आया, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ठीक है। और 3 महीने की रोटेशन के बाद मैंने वापस अपने डिपार्टमेंट में जाना था न्यूरो सर्जरी में, और फिर सारी उम्र के लिए न्यूरो सर्जरी करनी थी। जब मैं प्लास्टिक सर्जरी में आया तो मेरा पहला दिन था, और मैंने ऑपरेशन थिएटर चल रहा था प्लास्टिक सर्जरी का, तो मैंने बाहर जो लड़का हमारा असिस्टेंट होता है, मैंने उससे पूछा कि अंदर क्या कर रहे हैं आप लोग आज। उसने कहा जी आज हम एक नाक की सर्जरी कर रहे हैं। मैंने कहा किस तरह की सर्जरी है। उसने कहा बाइकर्स नोज है। बाइकर नोज होता है, मोटरसाइकिल से गिरा, और यंग लड़का था कोई 22-23 साल का, और बिल्कुल नाक फ्लैट हुआ हुआ है, उसमें कोई मतलब वो समझ लें बिल्कुल फेस के साथ, तो उसकी सर्जरी चल रही है। अब मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि चलें लेट्स सी प्लास्टिक सर्जरी वाले क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं अंदर जब एंटर हुआ तो सर्जन उसकी चेस्ट पे लगा हुआ था, ऑपरेशन छाती पे चल रहा था, तो मुझे लगा कि इसका ऑपरेशन तो गलत हो रहा है। और वो ईमान के दूसरे दर्जे तक भी मैं चला गया, मैंने उसको कह भी दिया। मैं करीब जाके तो मैंने कहा कि जी ये तो आप नाक का मसला है, आप छाती खोल रहे हैं। उसने स्माइल किया और उसने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि आप लगता है आज पहले दिन आए हैं, और ये मैं इसकी यहाँ से पसली का एक पीस लूँगा, कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज उसको कहते हैं, तो मैं उसका कुछ शेप बनाऊंगा, और वो फिर चूंकि नाक की हड्डी इसकी क्रश हो गया तो नाक में डालूंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा लगा कि यार ये तो बड़ी मजे की बात है। अच्छा, उसने वो निकाला, फिर वो थोड़ा सा बैठ के टेबल पे उसने उसकी शेप बनाई, बड़ा अच्छा सा शेप बना के उसने जब उसकी नाक में डाली तो उसकी शक्ल बदल गई। अब उसकी शक्ल बदल गई, मेरी स्पेशलिटी बदल गई। मुझे लगा यार ये तो मतलब इट्स चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो फिर बड़ा मजे का मुझे लगा, एंड देन आई ऑप्टेड फॉर दैट। और फिर इतने शौक से मैंने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम किया कि so far I'm alhamdulillah the highest qualified plastic surgeon of Pakistan. I did my FCPS in plastic surgery, I did my MS in plastic surgery, I did FACS. You have so much of medals. And then did my PhD in plastic surgery. और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फिर यह था कि मैंने कुछ पैरा डिग्रीज भी की सपोर्ट करने के लिए, जैसे मैंने बर्न एंड हेल्थ न्यूट्रिशन में एमफिल किया, क्योंकि बर्न प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है,
और इसमें बर्न में पेशेंट की न्यूट्रिशन बड़ी डिफरेंट होती है। नो डाउट हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन चूंकि बर्न की कुछ पेक्यूलियर और स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें हमने मैनेज करना होता है, तो मुझे लगा कि मुझे इनसाइट होगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूंगा, मैं अपने पेशेंट को मैनेज कर सकूंगा। तो फिर मैंने एमफिल बर्न न्यूट्रिशन किया। फिर मैंने चूंकि बर्न की प्रिवेंशन की बात मैं करता हूँ, तो उसके लिए मैंने फिर पब्लिक हेल्थ में एमफिल किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसमें प्रिवेंशन पे मैंने फिर काम शुरू किया। फिर मैंने CMT किया, सर्टिफिकेट मेडिकल टीचिंग, लिवरपूल से। तो वो पर्पज़ ये था कि हाउ टू टीच प्लास्टिक सर्जरी। ओके। तो अल्लाह का शुक्र है, आई एम हैप्पी विद माय प्रोफेशन, और मैं इसमें काफ़ी सारी चेंजेस प्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारी नई बातें की हैं, जैसे इन्वेंशंस का मैंने एक ट्रेंड सेट किया। मैं पूछना चाह रही थी ना कि हड्डी को सीधा करने के लिए या उसकी रीशेपिंग करने के लिए आपने सीना चाक दिया, और जिस्म के अंदर जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, अपर फीमर्स हैं, नी रिप्लेसमेंट्स हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हैं, या आपका एक्सीडेंटल केसेस में आते हैं, आप कहाँ से हड्डी ले सकते हैं? जी, उसमें एक्चुअली अभी मैं जब आपके स्टूडियो में आया तो यहाँ मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं? तो मैंने कहा जी प्लास्टिक डायरेक्टली उस तरह तो यूज़ नहीं होती, लेकिन हम सिलिकॉन का कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इट हम बॉडी से ही लेके बॉडी को बनाते हैं। और ये प्लास्टिक का जो लफ्ज़ है, ये असल में प्लास्टिक वो अंग्रेजी वाला प्लास्टिक नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है, प्लास्टिकोस से निकला है, और इसका मतलब होता है टू मोल्ड समथिंग या टू मेक समथिंग बेटर, टू मेक समथिंग बेटर। तो ये एक्चुअली बेटरमेंट की सर्जरी है। अब उसमें होता ही है कि पसली से नॉर्मली कुछ पीस हमें मिल सकता है, फिर ये जहाँ पे हम अपना ट्राउज़र बांधते हैं, या आलिया क्रेस्ट इसको कहते हैं, ये बोन होती है, इसका पीस हमें मिल सकता है। अच्छा। हमारे सर की जो हड्डियां हैं, ये अल्लाह ने 2 लेयर बनाई है इसकी। हाँ। तो वो जो इसका आउटर टेबल है, जो मतलब समझ लें कि इनर लेयर है, एक आउटर लेयर का हम कुछ पीस ले सकते हैं। अच्छा। इसी तरह ये जो टांग है, उसका घुटने से नीचे वाली 2 हड्डियां हैं, तो उसमें जो छोटी हड्डी है उसको फिबुला कहते हैं, वो हम सारी की सारी ले सकते हैं, मतलब उसका ऊपर वाला और नीचे वाला सिरा छोड़ के। तो बाकी दरमियान वाली हड्डी जो है मैं लेता भी हूँ। जबड़े का जब कोई मसला होता है, इसमें कोई किसी को बुलेट लग गई या कोई एक्सीडेंट की वजह से क्रश हो जाता है, कई दफ़े कैंसर की वजह से होता है, तो इसको बनाने के लिए फिर मैं टांग से हड्डी लेता हूँ। तो ये हड्डी का तरीका है। इसी तरह नॉर्मली और टिश्यूज़ भी बॉडी से लेने का बहुत सारा ट्रेंड आ गया है, जैसे फैट बॉडी की लेके तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर जो टेंडन्स हैं, पट्टे हैं, कुछ स्पेयर होते हैं, वो ले लेते हैं। फेशिया ले लेते हैं। स्किन की जो नीचे वाली तह है, जैसे डर्मिस कहते हैं, मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है। फिर जो स्किन इटसेल्फ जब बर्न हो जाता है, चोट लग जाती है, तो जिल्द कहीं से लेके एज ए क्राफ्ट या एज ए फ्लैप वो भी पूरी। अगर ज़ुबान का कुछ हो जाए? यस, ज़ुबान का कुछ हो जाएगा तो ताल्लुक के साथ वो ये जो अंदर वाला हमारा ये वाला हिस्सा होता है, चीक का, गाल का अंदर वाला हिस्सा, इससे गोश्त लेके उसको बना लेते हैं। या समटाइम ये जो बाजू का हमारा हिस्सा होता है जिसपे बाल नहीं होते, उससे मैं जुबान बनाता हूँ। कई दफ़े कैंसर हो जाता है जुबान पे, तो वो मुझे आधी से ज़्यादा अगर निकालनी पड़े, हेमिग्लोसेक्टमी उसे कहते हैं, तो उसमें जुबान को बनाने का तरीका फिर ये होता है कि मैं बाजू से लेता हूँ और उसको खून की नालियों समेत लेके, यहाँ खून की नालियाँ अंदर से ला के इधर नेक में जोड़ता हूँ ताकि उसकी खून की सप्लाई रहे, और उससे टंग एक होती है गॉड्स क्रिएशन, एक होती है मैन्स क्रिएशन। कितना फ़र्क है इन दोनों में? ऑनेस्टली स्पीकिंग फ़र्क तो बहुत है। अल्लाह एक तो मालिक के लिए तो चूंकि हर चीज़ बहुत आसान है, वो कुन कहता है और हो जाती है, और हमें तो उसके दिए हुए से, उसके इल्म से, उसकी जो उसने हमें जो एनर्जीज दी हैं, स्किल्स दी हैं, उससे हमें तो मेहनत करनी पड़ती है बहुत सारी, और फिर भी वी कैन बी क्लोजर टू, हम फंक्शनली या एस्थेटिकली जो लुक है उसको बेहतर तो कर लेते हैं, लेकिन जो अल्लाह की नई चीज़ें ज़ाहिर है दे आर वेरी यूनिक, दे आर लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट। तो अल्लाह की बनाई हुई पूरी जिस्म से ही आपने चीज़ें निकाल के, पुर्जे निकाल के जोड़े हैं, तो इट्स अ रिसर्च, इट्स अनदर आई थिंक रिक्रिएशन। फिर दूसरा ये देखें ना, अगर ये फर्ज करें हमारा टेबल है, इसका कुछ हिस्सा अगर टूट जाए, अब सिमिलर टाइप का जो हिस्सा है वो कहीं और से आ नहीं सकता। अब वो किसी और, अगर हम चेयर से या किसी और टेबल से कोई पीस लेके लगाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस तो लगेगा, और टेबल तो कंप्लीट हो जाएगा, मे भी उसी तरह का हो जाए, फिर उसको कवर करने के लिए हमें उसके ऊपर कोई पेंट करना पड़ेगा या कोई ऐसी, तो इस तरह बॉडी में भी हम कुछ चेंजेस ऐसी क्रिएट कर लेते हैं जो फिर अप्रिशिएबल नहीं होती, दे लुक वेरी गुड, नाइस लगती हैं, लेकिन वो अल्लाह की क्रिएशन। अच्छा, हमेशा से हम ये समझते हैं प्लास्टिक सर्जरी तब की जाती है जब आपके कोई स्कार्स रह जाएं या मुंह पे स्कार्स रह जाए, बेसिकली जो एरिया जो होता है एक्सपोज होता है, उसको हम समझते हैं कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मगर अब जो चीज़ें बदल रही हैं, जिसमें स्टेम सेल्स टेक्निक आ रही है, उसमें आप रिक्रिएशंस आ रही हैं, रिजुनवेटिंग आ रही है, टेक्निक्स आ रही हैं, उसके ज़रिए आप कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो बना पा रहे हैं?
देखें उसमें जब किसी जगह पे कोई ज़ख़म होता है, पहले तो मैं ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि ज़ख़म की सूरत में प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़े, पैदाइशी डिफेक्ट की सूरत में भी प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर इवन हमारा जो एजिंग प्रोसेस चल रहा है, उम्र के साथ साथ हम बहुत चेंज होते हैं। आप अपनी स्कूल लाइफ की तस्वीरें देखें, कॉलेज लाइफ की देखें, तो उसके बाद फिर एक प्रोग्रेसिव चेंज है जो हमारे अंदर आ रही होती है। अब एंटी एजिंग सर्जरीज हम करते हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे लुक बैक और बिल्कुल ऐसे पीछे ले जाते हैं 10 साल 15 साल, पता लगता है कि भाई बिल्कुल ये तो पिछली वाली अच्छा, पिक्चर तो के साथ मैच खवातीन की करती है। दुखती रगे इफ यू से देम मर्दों यार की तुम भी तो मर्दों की भी अच्छा मर्दों ऐसी की भी नहीं, दुखती ऐसी रगे नहीं, अच्छा मैं बिल्कुल मुझे ऐसी खवातीन बात ज्यादा नहीं, नहीं, सेंसिटिव ऐसी होती हैं बात नहीं है। या तुम तो बहुत ज्यादा ये तो मोटी लग रही हो या तुम्हारी तो यार इंटरेस्टिंग देखें, जो आईज हेयर रिंकल्स आ रही ट्रांसप्लांट हैं। है, हाँ, बाल गिर जाते हैं, हाँ। तो जितने मर्द आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, इतनी शायद खवातीन फेस के लिए नहीं आती हाँ, है ना। ये बात इंटरेस्टिंग भी है है, ना। बिल्कुल है, लेकिन उनके लिए तो खैर और भी बहुत चीजें इस वक्त बन चुकी नहीं, मैं हैं। एक एग्जांपल दिया है एग्जाम्पल है। कि ये भी प्लास्टिक सर्जरी है ना, तो हाँ, मेल्स आर कमिंग फॉर प्लास्टिक सर्जरी, अच्छा, ऐसा नहीं है कि एज मेल वेल। आते हैं। सो खवातीन की जो फाइन लाइंस होती हैं, स्माइल लाइंस हैं, आई बैग्स हैं, इसके बाद अब रिंकल्स आ जाते हैं, आपको नहीं लगता कि यू कैन काउंसल देम टू एज विद अ ग्रेस? देखें एज विद ग्रेस ठीक है, बट एज इन माइंड इज द ओनली थिंग विच इज अप्रिशिएबल। अब यू नीड टू बी वाइजर बाय ब्रेन और बाय फेस बाय लुक, जितना फ्रेश यंग लगे उतना ही बेहतर है, उसमें क्या मसला है। तो ग्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप अगर यंग लग रहे हैं तो ये कोई डिस्ग्रेस थोड़ी है। हाँ, ये होता है कि अगर आप सपोज इफ यू आर नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू एज, तो वो मैं समझता हूँ। तो मैं मेंटल एज को ही सिर्फ समझता हूँ कि दैट शुड बी मैच्योर इनफ, बाकी फिजिकल एज फेशियल शुड एंड ऑलवेज बी फिजिक यंग। ओ तो यंग ही होना हाँ, चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे टैबूज हैं जिनके बारे में बात नहीं होती। आई थॉट कि आई शुड टॉक टू यू अबाउट इट, समथिंग व्हिच इज़ नॉट बीइंग easily addressable, like अगर हम बात करते हैं गायनेकोमेस्टिया, गायनोकॉस्मेटिया गायनेकोमेस्टिया या गायनोकॉस्मेटिया जी, गायनेकोमेस्टिया, ये थोड़ा सा इसमें ग्रीक वर्ड है इंग्लिश ओके, में। इट्स अ ट्रीटमेंट। इट्स बेसिकली गायनेकोमेस्टिया इज अ डिजीज। ये गायनोकोमेस्टिया इज अ डिजीज। गायनेकोमेस्टिया इज अ डिजीज। अच्छा, ये मैंने जब ये थोड़ा सा रिसर्च किया, ये ओबीस बच्चों से शुरू होती है। ओबेसिटी इज वन पार्ट, ठीक है। यूर राइट, लेकिन इसमें बेशुमार और रीजंस भी हैं। एक्चुअली होता ही है कि ये मेल का प्रॉब्लम है। अब मेल का प्रॉब्लम क्या है कि फीमेल का ज़ाहिर ब्रेस्ट जो होती है वो एक मतलब इट्स एन ऑर्गन, इट्स वेल डेवलप्ड सारा। अब मेल में भी ब्रेस्ट होती है, बट इट्स वेरी स्मॉल, वेस्टिजियल। आप समझें कि जो बच्चा डेवलप होता है तो टेस्टोस्टेरोन और वो चीज़ें जो होती हैं उसकी, वो चूँकि ग्रोथ उसकी उस तरफ को जानी होती है, मैस्कुलाइन की तरफ, तो मेल की ब्रेस्ट डेवलप नहीं होती। लेकिन किसी भी रीज़न से अगर मेल के अंदर कोई ऐसी उसको स्टिमुलस मिल जाए तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जो ओबेसिटी है वो उसकी एक रीज़न हमने बताई कि जो ब्रेस्ट है वो सिर्फ उसमें ब्रेस्ट का पार्ट नहीं है, फैट भी होती है। तो जो बच्चे मोटे हो जाते हैं उनमें ब्रेस्ट के अंदर थोड़ी फैट आ गई, अब वो फैट की वजह से उनकी ब्रेस्ट बड़ी बड़ी लग रही है। दिस इज़ वन कंपोनेंट। दूसरा ये होता है कि अगर कोई ऐसी कोई बीमारी हो जाए, जैसे टेस्टिस का कोई ट्यूमर हो सकता है, इसी तरह कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे ये कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो पेशाब के लिए इस्तेमाल होती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ फंगस की इन्फेक्शन की कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये सारी दवाइयाँ जो हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दे काज गायनेकोमेस्टिया। ब्रेस्ट की ग्रोथ शुरू हो जाती है मर्दों में, एग्जैक्टली। इसी तरह ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अगर उसका कोई ट्यूमर हो जाए तो वहाँ से केमिकल आ रहा होता है, वो इसकी ग्रोथ शुरू कर देता है। सो सिर्फ इट्स नॉट ओनली द फैट, ये ब्रेस्ट की प्रॉपर ग्रोथ होती है और फिर इट कैन ग्रो टू एनी बिगर साइज, और मेरे पास बड़े बड़े साइज में आते हैं। और अच्छा, तो ये जो ग्रोथ होती है ये बच्चों से शुरू होती है, लाइक किस एज के बच्चों को ग्रोथ शुरू हो जाती है? ये देखें, नॉर्मली अगर हम कहें तो प्री एडोलेसेंस में, जब मतलब 12-13 साल की उम्र तक तो लड़की लड़के दे और फिजिकली ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे होते हैं ना, थोड़ा फर्क ही लग रहा होता है। और जब 12 साल के बाद जब हार्मोन्स आने शुरू होते हैं, दिस इज अ टाइम जब चेंजेस आती हैं। हार्मोन्स का मतलब है कि अभी अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है, और उसमें जब मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन डेवलप होना शुरू होता है, उस वक्त बॉडी ने अब अपनी फॉर्मेशन लेनी है। ये उस वक्त के प्रॉब्लम्स हैं। कुछ फिर सम टाइम ओल्ड एज में भी जाके आते हैं। ओल्ड एज में इस वजह से आते हैं कि जब कुछ हार्मोन्स हैं वो हमारे बनने बंद हो जाते हैं बॉडी में, तो उस वजह से हमारा आना शुरू हो जाता है। फिर जाहिर है टाइम के साथ साथ जो ग्लैंड है उसमें भी कुछ चेंजेस आ रही होती हैं। जिन मर्दों की जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट शुरू हो जाती है उनको क्या करना चाहिए? उसके लिए तो फ़ौरन, एक तो जिस तरह मैंने बताया कि सिर्फ सिंपल ग्रोथ नहीं है, सम टाइम इसके अंदर कोई ना कोई पीछे पैथोलॉजी भी, कोई बीमारी भी चल रही होती है। एक दफ़े चेकअप होना बड़ा ज़रूरी है। चेकअप क्यों होना ज़रूरी है? अगर फ़र्ज़ करें कहीं ट्यूमर है
जिसकी वजह से कोई केमिकल आके इसको ग्रो करा रहा है ब्रेस्ट को, तो उसको फौरी देखना ज़रूरी है कि भाई कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं चल रहा। अब ट्यूमर को अर्ली फॉर्म में डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसको ट्रीट किया जाए। दूसरा ये होता है कि कोई अगर दवाई ऐसी ले रहे हैं तो उसको फौरी रिप्लेस कर लिया जाए। ये ज़रूरी तो नहीं कि दवाई खाते जाएं और ब्रेस्ट का ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाए तो फिर कहें हम चलें भाई आप दवाई भी बंद करें और ब्रेस्ट की सर्जरी भी कराएं। तो उसका ये होता है कि अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनकी सर्जरीज होती हैं तो वो किस तरह की सर्जरीज होती हैं और उसके बाद कैसे उनका क्योर होता है? जी, उसका ये होता है कि जो अगर हम गायनेकोमेस्टिया की बात करें तो इसकी 3 यूजुअली स्टेजेस में हम इसको करते हैं। एक स्टेज होती है जिसमें ग्लैंड अभी थोड़ा सा बड़ा है, अब स्किन एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बल्बस सा वो नज़र आना शुरू होता है। स्टेज 2 होती है जिसमें हमारे पास ग्लैंड काफ़ी सारा नज़र आ रहा होता है और फिर उसकी आगे 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक में स्किन भी लटक रही होती है और दूसरे में स्किन लटक नहीं रही होती है, मतलब सिर्फ ऐसे ग्लैंड काफ़ी ब्रेस्ट की तरह फीमेल की तरह ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसकी स्किन अभी ढलकी नहीं होती। फिर जो तीसरी हम कैटेगरी कहेंगे उसमें स्किन भी बहुत लटक जाती है और ब्रेस्ट भी लटक, मतलब पूरी ब्रेस्ट बनी हुई है और स्किन लटकी हुई है। अब ये इसकी तीनों कैटेगरीज का अलग-अलग इलाज होता है। अच्छा। अगर सिर्फ ग्लैंड है और स्किन अभी हम समझते हैं कि बिल्कुल जिस तरह एक चीज़ मोटी तो हुई है, लटकी नहीं है, तो फिर मैं उसकी अंदर से सिर्फ ग्लैंड की सर्जरी करता हूँ, ब्रेस्ट का जो पार्ट है उसको निकाल देता हूँ और उसके लिए भी सारा बिल्कुल ज़ीरो नहीं करना होता, कुछ थोड़ी सी लेयर्स उसकी छोड़नी भी होती हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल सारी ब्रेस्ट निकल जाए तो वो बिल्कुल एक डिश टाइप बन जाएगी ना, अंदर को खड्डा सा बन जाएगा, एंड दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन। वो अच्छा नहीं लगता, नेचुरल नहीं लग रहा होता ना। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ब्रेस्ट सारी निकालनी है, लेकिन उसका कुछ कंपोनेंट छोड़ना भी है निप्पल के अराउंड, ताकि वो फिर एक नेचुरल लुक भी दे। और इसकी सर्जरी जो मोस्टली होती है, मैं निप्पल के या जो हमारा ब्रेस्ट का जो ब्लैक वाला पार्ट है उसके एरियोला कहते हैं, उसके साथ साथ करता हूँ ताकि जो कट मार्क है वो नजर ना आए। और जिनमें फिर होता है कि स्किन भी लटक जाए और स्किन भी एक्स्ट्रा ज़्यादा है, वो स्किन भी निकालनी है, तो उसमें फिर सम टाइम छाती के लेटरल साइड पे, मतलब साइड वाली तरफ थोड़ा सा जो होता है वो फिर मैं उसको निकालता हूँ, क्योंकि स्किन तो निकालेंगे तो फिर बेहतर होगा ना। तो अगर स्किन एक्स्ट्रा है तो उसका इलाज और है, और अगर स्किन और ब्रेस्ट का दोनों का आपस में इस तरह से है कि सिर्फ ब्रेस्ट ज़्यादा तो फिर ब्रेस्ट क्योंकि अक्सर लोग देखा है दे आर वेरी बल्की फ्रॉम द द अबव लाइक, और मैंने देखा कि वो उनका तो वैसी सारी जिंदगी वैसी ही रही है। एग्जैक्टली लेकिन जो होता है रैपिडली वेट गेन या वेट लूज जो होता है ना, उससे फिर वो चूंकि ब्रेस्ट पीछे रह जाती है ना, तो वो फिर अलग से एक आउट ऑफ द बॉक्स नजर आने शुरू हो जाता है। अच्छा, यही बात अगर हम करते हैं ख़वातीन के हवाले से, जहाँ आजकल आपको पता है ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कितने ज़्यादा जो है चल रहे हैं, किसी की ज़रूरत है या नहीं है, देखा देखी कि रेस लगी हुई है, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव इम्प्लांट्स, और इम्प्लांट्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हमने देखे हैं, जो सिलिकॉन उन्होंने ऐड किया हुआ है जिसकी वजह से उनको निकालना पड़ गया है। आप क्या सजेस्ट करते हैं, इम्प्लांट्स करवाने चाहिए? अगर करवाने चाहिए तो मटीरियल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए उसमें जो ब्रेस्ट की साइज़ की हवाले से अगर हम बात करें ना, तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक होती है कि पेशेंट की अपनी चॉइस है, पेशेंट चाहती है, पेशेंट एक थिन लेन है, वो चाहती है मेरी ब्रेस्ट बहुत बड़ी हो। एक है पेशेंट की बॉडी के साइज़ के हिसाब से नेचुरल लुक है, उसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया हमारे पास कि हम उसकी बॉडी के हिसाब से देखते हैं, अच्छा कितना को उसका साइज़ जो है वो सूटेबल रहेगा। अब उसमें अगर उसका साइज़ से, और फिर इंटरेस्टिंगली एक चीज़ मैं चलते-चलते अपने नाज़रीन के लिए एक और ऐड कर दूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि ब्रेस्ट छोटी हो और बड़ी कराने के लिए फीमेल आए। कई दफ़े ब्रेस्ट बहुत बड़ी होती है और फीमेल अपना ब्रेस्ट का साइज़ छोटा करने के लिए आती है, और उसमें होता है कि यहाँ शोल्डर पेन्स आ रही होती हैं क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है। मैंने कोई 5-5 केजी ऑन ईच साइड रिड्यूस किया हुआ है। इट वाज टू बिग ब्रेस्ट, उसे हम जैगेंटोमेस्टिया कहते हैं, खास किस्म की बीमारी है। तो वापस ये भी आते हैं बीमारी होती ये है? भी एक बीमारी है। इसको क्या कहते हैं? जाइगेंटोमेस्टिया। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ब्रेस्ट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, जेनेटिकली होता है कि कोई वजह होती नहीं, है? जेनेटिकली नहीं होता, ये बेसिकली इट्स अ रैपिड ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट, और उसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से ब्रेस्ट बहुत बड़ी सी हो जाती है। तो जो हमारा जो साइज़ वाली हम बात कर रहे हैं, उसमें होता है कि अगर हम एक अप्रोप्रिएट साइज़, चूँकि ब्रेस्ट इज़ ऑर्गन ऑफ ब्यूटी, बॉडी के साथ हार्मनी में होना, इसको एक अच्छा लुक, तो इट्स एन ऑर्गन, इसको बिल्कुल एक बेहतर फॉर्म में लगना चाहिए, क्योंकि इट एड्स टू द फेमिनाइन ब्यूटी। अब उसमें होता है कि अगर तो साइज़ में कुछ थोड़ी बहुत डिस्पैरिटी हो, तो मैं कभी भी पेशेंट को, अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करता कि वो इम्प्लांट की तरफ जाएँ। अब इम्प्लांट से ज़्यादा अगर हमने इम्प्लांट नहीं करना तो फिर करना क्या है? अब आजकल बड़ी मॉडर्न टेक्निक है, मैं फैट ग्राफ्टिंग करता हूँ। टमी से फैट लेते हैं, उससे ये होता है कि टमी से फैट कम हो जाती है, डबल एडवांटेज होगा। एक जगह से चर्बी कम हुई और दूसरी जगह पे हमने डाल दी। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ? एक जगह से कम हुई, दूसरी जगह फ़ायदा क्या हुआ कि नेचुरल है, कोई कट नहीं लगता,
और नीडल से हमने वहाँ से फैट लेके दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र इंजेक्ट कर की दी। और पेशेंट का अपना सारी उम्र ठीक रहेगा। अगर उससे बड़े वाला साइज़ चाहिए, पेशेंट कहती है कि नहीं मुझे तो बहुत ही बिगर साइज़ चाहिए, तो उसके मुताबिक फिर इम्प्लांट्स के मुख्तलिफ साइज़ेस के होते हैं। इम्प्लांट्स सारे ही सिलिकॉन के बने होते हैं, प्लास्टिक का कोई भी नहीं बना होता, लेकिन इसकी जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ सिलिकॉन हैं। के इम्प्लांट्स होते हैं ये डेंजरस होते हैं बॉडी के लिए? डेंजरस में अगर हम कहें तो इस पे अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है। एक होता है एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ये एक ख़ास किस्म की बीमारी है जो इट्स लाइक प्री कैंसर स्टेट और फिर उसके बाद कैंसर भी बन जाता है। ये बहुत रेयर सी है, कोई मतलब समझ लें कि मे बी 1 इन 10,000। इस पे अभी दुनिया रिसर्च कर रही है कि क्या वाक़ई इसका इम्प्लांट के साथ ताल्लुक है, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी इम्प्लांट बनाने वाली इसको 100% सेफ डिक्लेयर नहीं कर सकी। बट स्टिल पीपल कैन डू। अब ब्रेस्ट इम्प्लांट्स तो चल रहे हैं और काफ़ी सालों से चल रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं टाइम के साथ, और प्रॉब्लम्स क्या-क्या होंगे कि कई दफ़े इम्प्लांट है ना तो इट्स लाइक अ बॉल और उसके अंदर। इम्प्लांट्स कितने देर के लिए जो होता है वो अंदर ड्यूरेबल रहता जी, है? मैं बताता हूँ उसका ना, उसमें होता ये है कि इम्प्लांट के इर्द-गिर्द एक पूरी एक प्लास्टिक इसकी सिलिकॉन की एक लेयर है और उसके अंदर जेल है, ताकि वो जब टच हो या कोई उसको पता मतलब होल्ड करने से पता लगे कि इट्स अ नेचुरल फील। अब वो कई दफ़े उसकी जो एनवेलप है या उसकी आउटर कवरिंग है वो फट जाती है। अब वो जेल क्या हुई, जेल नीचे स्किन के नीचे या ब्रेस्ट के अंदर जो पेशेंट की अपनी ब्रेस्ट है उसके अंदर फैल रही होती है। इट्स वेरी डेंजरस स्टेट। अब इसमें पेन शुरू हो जाती रस्ट है, आ जाता इन्फेक्शन है। शुरू हो जाती है, फिर वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस आनी शुरू हो जाएगी। इसमें फिर फौरी इमरजेंसी में एक्सप्लांट करना पड़ जाता है, उसको हमें निकालना पड़ता है। अब दूसरी स्टेट ये होती है कि अगर इम्प्लांट बिल्कुल नहीं फटा और ठीक चल रहा है, फिर भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हमारी बॉडी का अपना पार्ट तो नहीं है ना, फॉरेन बॉडी है ना। ये हमारी बॉडी का अपना डायरेक्टली आई एम सॉरी, तो ये डायरेक्टली पार्ट नहीं है। जब ये हमारी बॉडी का अपना पार्ट नहीं है, फॉरेन बॉडी है, तो इसके इर्द-गिर्द कुछ लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, उसे कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल। अब इसके लिए इर्द-गिर्द जब एक कैप्सूल बन जाता है इम्प्लांट का, तो वो कैप्सूल फिर आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ-साथ श्रिंक करता है, टाइट होता है। जब टाइट होता है तो उसमें भी पेशेंट को पहली नंबर पे पेन शुरू हो जाती है, स्टिफनेस शुरू हो जाती है। जब स्टिफनेस शुरू होती है तो फिर ब्रेस्ट की शेप में भी फ़र्क आना शुरू होता है। अब देखिए ना, अंदर इम्प्लांट है और उसको एक चीज़ जकड़ के तो टाइट कर रही है, तो उस डिस्टॉर्शन की वजह से शेप चेंज आती है, ब्रेस्ट स्टिफ होना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद ये होता है कि इतना टाइट हो जाता है कि उसको पेन की वजह से हमें एक्सप्लांट करना पड़ जाता है। एक्सप्लांट का मतलब है प्लांट को निकालना पड़ता है। तो तो ये वैसे कितनी देर के लिए आप प्लान करते हैं कि ये एक जब एक बार करवा ली तो नॉर्मली चलते तो रहते हैं? 7 टू 10 इयर्स आराम से निकल जाते हैं। 7 to 10 7 टू 10 इयर्स इफ अच्छा। एवरीथिंग गोज़ इट्स फाइन। नॉट अबाउट कि 3 साल के लिए किया हुआ है नहीं, या नहीं, 2 नहीं, साल के नहीं, लिए नहीं, किया हुआ नहीं, है। अच्छा इम्प्लांट किया हो तो 7 टू 10 इयर्स आराम से गुज़र जाता है। और उसमें फिर होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता फिर जो चेंजेज़ आनी होती हैं, वो जिस तरह मैंने बताया, तो वो फिर 7 इयर्स तक, 7 से 10 इयर्स तक कहीं न कहीं आ जाती हैं। और पेशेंट को अगर लगे कि भई मुझे अब टाइटनेस फ़ील हो रही है, तो फिर ना सिर्फ़ इम्प्लांट मैं निकालता हूँ, उसके इर्द-गिर्द जो कैप्सूल होता है वो भी निकालता हूँ, और फिर एक नया इम्प्लांट फिर दोबारा से हम उसको करते हैं। इसी के ऊपर मैं बात करूंगी, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट्स हैं। आपको पता है हर 6 में से 1 खातून इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है, जो पाकिस्तान के स्टार्ट्स के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ। अब रिसेंटली स्टार्ट्स तो खैर मैं भी नहीं दे सकती, लेकिन इट्स बीन अ कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। ब्रेस्ट कैंसर में अक्सर 4th स्टेज ऑफ कैंसर में आपको ब्रेस्ट रिमूवल करनी पड़ जाती है, और इवन अगेन इट्स अ फेमिनाइन ब्यूटी, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। क्या ब्रेस्ट कैंसर की जो पेशेंट्स हैं वो अपनी ब्रेस्ट को वैसे ही फील कर सकते हैं, या वैसे ही उनकी सर्जरीज हो सकती हैं, रीप्लांट हो सकता है? जी, बिल्कुल, उसमें होता ये है कि अभी तो अल्लाह का शुक्र है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ हालात हमारे बहुत बेहतर हो गए हैं। वरना मैंने देखा हुआ है कि एक ख़ास किस्म की सर्जरी होती थी जो अब लिटरेचर में शायद नहीं है, उसे हम कहते थे टॉयलेट मैस्टेक्टमी, कि पेशेंट का ग्रोथ इतनी वो ट्यूमर की तरह से बाहर निकली हुई है, उसमें से पस निकल रही है, स्मेल आ रही है, घर वाले पास बैठने से मुश्किल है। अब वो स्टेज 4 जो आपने कहा है उसकी एक ख़ास किस्म है, उसमें स्किन के थ्रू रप्चर करके तो बाहर ट्यूमर बाहर फैल गया सारा। बाहर फैला होता है और वो फिर एक ज़ख्म की सूरत में होता है। तो उसके लिए फिर हम, चूँकि उसको ट्रीट तो नहीं किया जा सकता, वो बॉडी में फैला होता है, तो फिर पुरानी एक वक़्त एक सर्जरी होती थी, उसमें ऊपर से ज़ख्म को काट के निकाल देते थे और फिर पट्टी कर देते थे और फिर कहते थे चलो जितनी देर इसकी ज़िंदगी है। तो वो उस दैट वाज़ कॉल्ड टॉयलेट मैस्टेक्टमी। अब देखिए नाम क्या था, टॉयलेट मैस्टेक्टमी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये तो अब चीज़ें कम हो गई हैं, और उसमें मैं समझता हूँ मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, लोगों को अवेयर करने में कि भई अगर कोई ब्रेस्ट की गिल्टी है, तो अगर वो ख़तरनाक, ज़रूरी नहीं खतरनाक हो सकता है वो वैसे ही हो, कोई चर्बी की गिल्टी हो, तो आप एक दफ़े डॉक्टर को दिखा ज़रूर लें। तो अर्ली प्रेज़ेंटेशन अब थोड़ा-सा हमारा उस वजह से चीज़ें बेहतर हुई हैं।
अब अगर फ़र्ज़ करें एडवांस स्टेज में आ गया, स्टेज 1 से निकल के 2 और 3 में आ गया, तो कैंसर इज़ ट्रीटेबल। हम पहले कैंसर का वो ऑपरेशन भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद कीमो कर ऑन्कोलॉजिस्ट को लेते कहते हैं कि हैं, भाई ठीक कीमो है। और रेडियो कर दें, या जो भी उसका एप्रोप्रिएट बनता है। तो जब उसका कैंसर क्योर हो जाता है, तो फिर मैं चूँकि प्लास्टिक सर्जन मेरा काम है, मैं ब्रेस्ट बना देता हूँ। और वो एक ज़ाहिर है फिर उसको नॉर्मल फ़ील देता है, इट्स एन ऑर्गन, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी की टाँग काट दें, तो वो उसको फ़ील होता है। द सेम अब तो दुनिया रिसर्च करके साबित कर लिया ना इट्स अ कि ट्रॉमा, इट्स अ इट्स अ ट्रॉमा। ट्रॉमा फॉर अ वुमेन। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रॉमा तो है ही है, लेकिन एक ऑर्गन की लॉस वाली फीलिंग है कि उसका कुछ हिस्सा नुकसान हो गया। कट गया है। अब उसमें फिर चूँकि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, मैं उसकी ये पीछे जो हमारा शोल्डर होता है उसके नीचे से गोश्त लेके खून की नाली समेत लेके आता हूँ, और उसको आगे वो ब्रेस्ट पे लगा के उसके नीचे इम्प्लांट भी सम टाइम रख लेते हैं, या और भी बेशुमार ऑप्शंस हैं, तो उसकी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब वो चूँकि मिल्किंग ब्रेस्ट नहीं होती, अगर इफ शी गेट्स इफ शी नहीं आर्टिफिशियल तो नहीं है, तो नेचुरल, ठीक है, मतलब लेकिन लेकिन उसके वो अपने सारा गोश्त से बनी फंक्शन हुई, वही अपने होगा। गोश्त से बनी हुई है। हाँ। और उसकी फिर निप्पल भी मैं बनाता हूँ, उसका एरियोला बनाता हूँ, वो बिल्कुल ब्रेस्ट की तरह ही लगती है, लेकिन ज़ाहिर है वो मिल्किंग ब्रेस्ट नहीं होती, उसमें मतलब मिल्क नहीं आ सकता जब वो प्रेग्नेंट होगी, अदरवाइज इट लुक्स लाइक अ ब्रेस्ट, और वो फिर एक कामयाब इलाज है, बात अच्छी बताइए कि इट गिव्स यू नो गुड लक। फंक्शनल कितना फंक्शन हो सकता है, एग्जैक्टली, कितना लुक्स फंक्शन ठीक नहीं हो होती हैं सकता। उसकी। लुक्स वाइज इट्स फाइन। वजाइनोप्लास्टी का टर्म बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर दूसरा डॉक्टर समझता है कि वी आर द पर्सन हु कैन डू वजाइनोप्लास्टी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में स्टार्टेड क्लिनिक्स आर डूइंग वजाइनोप्लास्टी। वजाइनोप्लास्टी है क्या, और कैसे की जाती है, और क्यों की जाती है? अच्छा, 2 चीज़ें हैं जो इंटरचेंजेबल लोग कंफ्यूज करते हैं, इंटरचेंजेबल नहीं है लेकिन लोग समझते हैं शायद सेम है। एक है वेजाइनोप्लास्टी और एक है हाइमेनोप्लास्टी। ओके, ठीक है। वेजाइनोप्लास्टी ये है कि देखें, एक फीमेल है, जिस तरह हमारी बॉडी की, फेस की, हाथों की एजिंग हो रही है, इसी तरह फीमेल के ज़ाहिर है उस प्राइवेट पार्ट की भी एजिंग हो रही होती है। फिर दूसरा होता है कि नॉर्मली अब तो खैर ट्रेंड कम हो गया ना, अब तो सिजेरियन ने आसान कर दी चीज़ें, और बेबीज दे आर डिलीवर्ड, वो कट लगता है और उसमें से डिलीवर हो गया, इवन सक्शन हो जाती है। लेकिन सक्शन, हाँ जी, लेकिन वेजाइना के थ्रू अगर नॉर्मल डिलीवरी, एसवीडी होती है जो स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी है, अगर नॉर्मल बेबी डिलीवर होता है तो वेजाइना डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, कहीं से स्ट्रेच हो गया, फिर एपिजोटमी, एक छोटा जिसको हम छोटा, कट्स भी लगते जिसको हैं। छोटा ऑपरेशन कहते हैं, तो वो ज़ाहिर है उसके बाद फिर स्टिचिंग होनी है, तो वहाँ पे स्कारिंग भी है, देयर आर मेनी इश्यूज। तो वो एजिंग, फिर कम डिलीवरीज, कम फिर उसकी स्कारिंग, वो सारा बेशुमार मिल मिला के तो पेशेंट की सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। मैं समझता हूँ कि पार्टनर्स की आपस में इंटरेस्ट से उनके बहुत सारे जो उनके हैं, समझ लें ताल्लुकात हैं, वो कशीदा मोमेंट्स रहते भी हैं, खराब हो हस्बैंड्स जाते दे आर हैं। नॉट हाँ, हैप्पी विद दैट। हाँ। और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर इफ फीमेल इज लुकिंग आफ्टर हर फेस, तो पेरिनियम को सिर्फ वजाइना नहीं है, उस सारे एरिया को लुक आफ्टर करना, उसकी क्लीनलीनेस रखना, उसकी हाइजीन मेंटेन करना, उसकी स्किन पे इवन बहुत सारी देखें मॉइस्चर होती है, तो इसमें कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है, उसकी जो फंगस ग्रो कर जाती है, स्किन डार्क हो जाती है, तो उसको लुक आफ्टर करना चाहिए, इट गिव यू क्लीन लुक। और वो करने से ज़ाहिर है अल्टीमेटली पेशेंट की अपनी सेल्फ एस्टीम खुद भी अपने आप को अच्छा लगता है, और उसके हस्बैंड को भी ज़ाहिर है इट शुड फील गुड। अब उसमें होता ही है कि जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको उसी तरह इसी रिवर्स में करता हूँ जिस तरह फेस पे करता हूँ। जैसे झुर्रियाँ आ रही हैं तो उसके अंदर बेशुमार रिजुविनेटिंग मटेरियल हैं, जैसे फैट है, जैसे ब्लड में से पीआरपी है, पीडीजीएफ है, वो इंजेक्ट करके उसके उनको यंग फ्रेश किया जाता है। फिर इसी तरह जो वजाना के कुछ पार्ट्स हैं जिनको लेबिया कहते हैं, लिप्स की तरह के होते हैं, लेबिया मेजोरा एंड मेनोरा, वो डिस्टॉर्ट होकर उनकी शेप चेंज हो जाती है, लटक जाते हैं, तो उनको कट करके भी सम टाइम कटिंग के बगैर भी उनको रीशेप किया जाता है, तो उससे लुक इम्प्रूव होती है। फिर जो दूसरा हम बात कर रहे थे हाइमेनोप्लास्टी इज बेसिकली रिस्टोरिंग द वर्जिनिटी, कि मेरे पास केसेस आते हैं जैसे कोई खुदा न खास्ता को रेप हो गया या कुछ तरह से हो गया, कई दफ़े कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वो सम टाइम इफ दे आर इंटरेस्टेड इन, तो फिर उसकी हम वर्जिनिटी का मतलब होता है वो जो टीयर ऑफ हुआ होता है, जो हाइमन कटी पट्टी होती है, उसको हम रिपेयर कर देते हैं। डॉक्टर जी, मैं तो पूछना वो और चाहूंगी कि चीज़ है। अब भी आजकल भी लोग इतना इस चीज़ की परवाह करते हैं कि आपका जो हेमन है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, या हमारे ये भी एक चीज़ टैबू है जिसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते कि हेमन की इंटैक्टनेस, बिकॉज बहुत सी फैमिलीज आज भी ये समझती हैं कि वी नीड अ वुमेन हु इज वर्जिन। नहीं, बड़ा ये अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि जब चले बात एक चल पड़ी है तो जी, जी, हमें इस पे बिल्कुल, अवेयरनेस अपने लोगों को बिल्कुल। देनी चाहिए। देखिए 100 में से 25% खवातीन वो हैं जिनमें पैदाइशी तौर पे हाइमन नहीं होती। 100 में से 25% नहीं होती, मतलब क्यों? बाय बर्थ वो जब एक चीज बन रही थी, जैसे देखे ना, ये तालू है, होंठ है, अब ये होंठ बना नहीं है,
इसी तरह जब वेजाइना की फॉर्मेशन हो रही होती है जेनेटिकली, जब माँ के पेट में बच्ची है वो उसकी पैदाइश होनी है, अब उसकी बर्थ हो रही है, तो वेजाइना शुरू में बिल्कुल एक मतलब बंद जगह है और उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर बेसिकली थोड़ी सी डिजनरेशन स्टार्ट होती है जो कि उसके अंदर से कैनलाइज करती है, मतलब समझ लें कि उसका रास्ता बनाती है। अब वो रास्ता बनाती है, इसी तरह जो पखाने वाला रास्ता होता है वो भी पहले बंद होता है। अच्छा, इसी तरह हमारे जो मुंह के आगे भी बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन होती है, मतलब इट्स नॉट ओपन के मुंह बच्चा बना तो उसका साथ ही मुंह ओपन होगा, नो, ये आगे मेम्ब्रेन होती है, वो बाद में फिर वो हट जाती है, फट जाती है आपस में। इसी तरह जब हम हाइमन की बात करते हैं तो वो एक लेयर है और वो लेयर फिर जो फिर ग्रोथ होती है बच्चे की पेट के अंदर ही, तो फिर वो साथ साथ वो हाइमन का वो जो हिस्सा वो खुल जाता है। अब देखें बहुत सारी बच्चियां ऐसी आती हैं जिनका अब एज मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली होती है और फिर वो मदर लेके आती है कि डॉक्टर साहब भी इसकी तो मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रही। अब वो हमारी जो गायनेकोलॉजिकल कलीग्स होती हैं वो देखती हैं, फिर वो प्लास्टिक सर्जन के पास भेजती हैं कि ये तो रास्ता ही बंद है, अभी तो बना ही नहीं है। तो वो फिर हमें जो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ मेम्ब्रेन, कई दफे मतलब आधा से ज्यादा हिस्सा 1/3 2/3 वजाइना का बना ही नहीं होता पैदाइशी तौर पे, फिर उसको हम बनाते हैं। लिटरली मैंने पहली बार सुना। नहीं ये तो बड़ा कॉमन है, ये मैंने ऐसे सुना है कि मैंने किसी कभी भी नहीं सुना, यू नो, विद डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड स्टफ। इसके लिए बाकायदा एक सिंड्रोम है, मेयर-रॉकीटेंस्की-एशॉफ सिंड्रोम, ये नाम है इसका। एशॉफ सिंड्रोम, या ओके। तो ये जब अगर आप मेयर-रॉकीटेंस्की-एशॉफ सिंड्रोम अगर गूगल पे डालें तो ये सारी फीमेल्स वही निकलेंगे जिनकी पैदाइशी तौर पे नीचे वाला हिस्सा वजाइना का पूरा ही नहीं बना। ओके, हाँ ठीक है ना। हाँ। इस तरह जब बनावट हो रही होती है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो फिर वो बनते बनते वजाइना पूरा बनता है, आगे उसकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती है, किसी में सिंगल होल होता है, किसी में समटाइम डबल होल भी हो जाता है बाय चांस, बाय नेचर, और फिर उसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो आना होता है, ठीक है जी। और उसका जो रेमिनेंट बच जाता है जो थोड़ा बहुत, उसको हम हाइमन कह देते हैं, ठीक है जी। पहले पूरी मेम्ब्रेन है, सारी कवर्ड है। अब वो भी आप कह रहे हैं कि 100 में से 25 लोगों का बना ही नहीं होता। बना नहीं, वो मतलब वो पूरे का पूरा वो है ही नहीं है, ओके, है ही नहीं है, इट्स नॉर्मल। अब उसमें फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बना है तो वो बना ही थोड़ा है। अब मतलब वो सारा जिस तरह हम कहते हैं कवर्ड हो और फिर उसमें एक छोटा सा सुराख हो जिसमें से ज़ाहिर है बच्ची मेंस्ट्रुएट तो कर रही है ना, उससे पहले उसकी वो जो मंथली डेट्स हैं वो ब्लड तो आ रहा है, ज़ाहिर है उसमें हाइमन में सुराख है तो बाहर आ रहा है ना। अगर वो सारी का सारा बंद हो तो फिर ज़ाहिर है इट्स एन इमरजेंसी, फिर वो पेरेंट लेके आते हैं और फिर वो उसको देख के तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या बेशुमार चीज़ें, तो फिर लगता है कि नहीं ब्लड तो अंदर इकट्ठा हो रहा था, फिर उसमें से हम कंट्रोल्ड सा एक सुराख बनाते हैं जिसमें से फिर वो मेंस्ट्रुएट करती है। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं कि जी जब ये रप्चर हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर इट कैन बी रिपेयर्ड, वो तो एक और चीज़ है, लेकिन ना होना इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी नेचुरल, दैट्स अ वेरी यू नो गुड अवेयरनेस, यू मीन लाइक। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं बट लिफ्ट के ऊपर, ठीक है। बट लिफ्ट भी बहुत से लोग कराते हैं, खासतौर पे ब्राज़ील वाली साइड पे। ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट तो बड़ा मशहूर है, हाँ ब्राज़ीलियन, यू नो, और उसके बाद वहाँ तो मार्क ऑफ ब्यूटी गिना जाता है। वो कहते हैं कि स्किन थिक लुक्स, हाँ स्किन थिक्स कहते हैं उन खवातीन को, बिकॉज़ आई वाज इन लंदन एंड देयर वाज आई यू लाइक सीम्स लाइक अ स्किन थिक, मैंने कहा व्हाट इज दैट, वो कहते हैं यू नो इट वाज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर मी कि स्किन थिक खातून कौन होती हैं जिनका जो थोड़ी पीयर शेप्ड होती हैं या एप्पल शेप्ड होती हैं थोड़ी सी, तो वो कौन कौन सी खवातीन जो हैं आजकल करवा रही हैं, वो भी एक ब्यूटी का एक बहुत बड़ा जो है सिंड्रोम भी है और ब्यूटिफिकेशन भी है। ट्रू, मैं एक्चुअली मैं चूंकि यू नो कनाडा से जापान तक प्लास्टिक सर्जरी की मीटिंग्स में लेक्चर कहीं ना कहीं मेरा होता ही है, पढ़ाने जाता हूँ, तो बाकी कंट्रीज के मुकाबले में हमारे यहाँ यूजुअली ट्रेंड बट लिफ्ट का कम है। आते हैं लोग लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। और कुछ जगहों पे तो जिस तरह ब्राज़ीलियन हम बात करें तो ब्राज़ील में और इसके जो गिरदनवा में जो बाकी मुल्क हैं वहाँ बड़ा फेमस है वो, तो दे कंसिडर टू बी साइन ऑफ ब्यूटी, और वो कहते हैं कि जी पीछे से पूरा एक मतलब बबल लाइक लुक आनी ज़रूरी है, तो फीमेल की डिमांड भी इस तरह होती है। हमारे यहाँ जितना होता है वो समटाइम हमारे यहाँ तो मोटापा समझा जाता है कि इतनी मोटी हो गई हो, साइकिलिंग करो तो जिम करो और ट्रेडमिल पे खड़ी करो, इतना अपने आप को मोटा किया हुआ है। लेकिन जो फीमेल की एक लुक है ना, मतलब एक टिपिकल जो शेप है, अगर हम कर्वी लुक, जो वेवी लुक है, वो एक्चुअली देने के लिए बट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अगर हम उसको प्रॉपर एक शेप दे दें तो उससे मतलब इट लुक्स गुड, और मैं समझता हूँ उससे ओबेसिटी समटाइम इट डजंट लुक दैट बैड। कि अब देखिए कमर और बट का अगर साइज सेम है तो वो एक मोटापे का बिल्कुल मतलब सीधा सा पिलर की तरह ही लगता है, और अगर बट इज प्रोमिनेंट
हाँ। तो फिर वो एक शेप अच्छा, मतलब कितना फर्क आना चाहिए, कितने इंचेस का फर्क होता है तो यू थिंक दैट इट्स अ कर्व? नहीं, उसमें एक्चुअली कर्व हम अगर इंचेस में कहें तो इट्स नॉट जस्टिफाइबल, क्योंकि हर बंदे की बॉडी की शेप ओके, डिफरेंट होती है, ठीक है। इवन उसकी पेल्विस की शेप भी डिफरेंट होती है, तो ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम्म। और चूंकि एक देखें, नॉर्मल ब्यूटी में जो ब्यूटी का एक कॉन्सेप्ट पेशेंट का अपना है कि जी मेरा इतना ही इंचेस होगा तो ब्यूटी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, एक कोई पैमाना नहीं एक है। रेंज है वो, फिर ओके, वैसे भी शेक्सपियर ने कहा ना, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। बिहोल्डर, या तो वो जो हम समझ लें कि हमारी कोई 50 to 60% मेजॉरिटी सोसाइटी में या सोशल एक्सेप्टेंस में कहे कि इट्स ब्यूटीफुल, हम कहते हैं इट्स ब्यूटीफुल। हालांकि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज जो हमें अच्छी नहीं लग रही हो तो किसी 1% को अच्छी लग रही हो, तो उसके लिए वो हो सकता है वो 1% ही जाहिर है। सो पेशेंट दे हैव द राइट टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो क्राइटेरिया है उसके अंदर ही फॉल करना और बॉडी के प्रोपोर्शंस को सामने रखते हुए बनाना, दिस इज बेसिकली वो मेरा डिसीजन वहां शुरू हो जाता है एज अ प्लास्टिक लेकिन सर्जन। क्लाइंट मैटर करता है, लाइक पेशेंट भी मैटर करता है कि वो क्या चाह रहा है। जी, लेकिन मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, मोस्टली फिर चूंकि एक कॉन्सेप्ट होता है मेरा डॉक्टर का, वो टाइम के साथ ग्रो कर जाता है। मेरे पेशेंट जब आते हैं तो एक दो दफे थोड़ा सा आड़ पास होती है, उनको पता होता है, अच्छा फिर वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको नेचुरल वे में कन्विंस करता हूँ, पर अल्टीमेटली जाहिर है मैं कोशिश करता हूँ कि 99% वही काम करूँ जो मेरी उस फिजिकल डोमेन के अंदर नेचुरल एक्सेप्टेड है। ओके, अब फर्ज करें मेरा एक पेशेंट आता है, वो कहता है मेरा नाक इतना ऊंचा कर दो, शुड आई डू दैट? ऑनेस्टली नॉट। तो मैं काउंसल करता हूँ कि आप देखें सही कि आपकी बॉडी पे क्या लग रहा है। फिर कई दफे पेशेंट राइनोप्लास्टी के लिए आता है तो किसी एक्टर की, किसी एक्ट्रेस की तस्वीर ले आएगा कि मेरा ये बना दे। तो मैं कहता हूँ नहीं, वो नोज उसके फेस पे आपके पास बेशुमार आते हैं। अच्छा, बेशुमार आते हैं। आई नो आप उनकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं, रखेंगे। वो तो बड़ा जरूरी है ना, वो तो इसके बगैर तो गुजारा बट ही वी नहीं वुड लव टू आस्क है। यू नहीं, कौन-कौन सेलिब्रिटी से क्या-क्या करवाया। हालांकि मैं समझता हूँ मेरे दे आर वेरी अच्छा, ऑनरेबल। एक सवाल मैं पूछना चाहती जी हूँ, जी जस्ट लाइक हाँ जी। हानिया आमिर का जो डिंपल है वो डिम्पोप्लास्टी के जरिए हुआ हुआ है कि नेचुरल है? मैं बिल्कुल इस पे कमेंट अगेन वही पॉलिसी का मेंटेन करते हुए करूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे बीइंग अ डॉक्टर आप तो क्या, आपको नजर आता होगा, क्या उसमें होता समझते ही है हैं? कि डिम्पल प्लास्टी इज फुली एन आर्ट। हाँ, बल्कि मैं अभी मेरी जब लाहौर में पोस्टिंग हुई, इससे पहले आई वाज पोस्टेड एट फैसलाबाद, तो मैंने वहाँ पूरी डिम्पल की वर्कशॉप कराई। हाँ, इवन लंदन से हमारे एक दोस्त हैं, इज वेरी सीनियर हाँ, कलीग, लंदन चीफ प्लास्टिक सर्जरी, ओके, ही ट्रेवल टू पाकिस्तान, ही स्टेड विद मी, इज बेसिकली गोरा है, तो वो पाकिस्तान आया और हाँ, आके उसने फिर मेरे साथ वो काम कराए, वहाँ हमने डिम्पल प्लास्टिक की पूरी वर्कशॉप कराई। मतलब हाँ। अच्छा, वैसे मैं पूछी हूँ नॉर्मल एज अ व्यूअर, एज नॉट अ डॉक्टर जी 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 व्हाटसोएवर, हाँ जी। कि आपने हानिया आमिर का बड़ा प्रोमिनेंट डिंपल है, हमारी एक ही डिंपल गर्ल है व्हिच हैज बीन नहीं, फेमस मैं इन वैसे पाकिस्तान। मैं उन वैसे पे आपको सिर्फ क्या लगता है मैं उन कि पे वैसे इतना ही कहूंगा कि उनको लगता बड़ा अच्छा है, तो बाकी Thank you so much, Doctor Saab. It was pleasure meeting you. It was just like a, you are an artist. Trust me. Because हमें लगता है कि मैं बल्कि व्यूअर्स को भी मुखातब को कहूँ, हमें ये लगता है कि आर्ट जो है वो हमेशा से एक आर्टिस्ट के पास होता है, एक पेंटर के पास होता है, या एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर के पास होता है, और जो अपने पेंट के ज़रिए अपने एक्सप्रेशन को कैनवस पर उतारता है। लेकिन आई थिंक ये जो प्लास्टिक सर्जरी है ये भी एक आर्ट है। ये एक आर्ट से आप क्रिएट करते हो, आप एक स्कल्पचर बनाते हो, उस स्कल्पचर के अंदर आप उसको ऐसा क्रिएट करते हो कि वो कहते हैं कि रियलिटी के साथ साथ जो है मिंगल अप कर सके। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में वैसे फ़र्क है, लेकिन जो स्कल्पचर डॉक्टर साहब कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, आई मस्ट से वो कि वाकई रियलिटी से बहुत करीब है। तो मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।